वसा से आप क्या समझते हो? फैट के बारे में सेम ही प्रश्न है उसी के बारे में। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की भांति ही, प्रोटीन की तरह ही वसा भी भोजन का आवश्यक पोषक तत्व है। वसा या लिपिड्स भोज्य पदार्थ में पाई जाने वाली वह चिकनाई है जिसके लिए जंतु व वनस्पति दोनों पर ही निर्भर होना पड़ता है। देखो, चर्बी जो है वो हमें अपने वनस्पति भोजन से और जानवरों से प्राप्त भोजन पर दोनों से ही मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है प्रोटीन के बारे में। वसा जंतुओं के शरीर में चर्बी के रूप में, उनका मांस होता है, मांस के रूप में, और जो हमारे अनाज हैं, बीज के फलों में तेल के रूप में पाई जाती है। वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो, पहले भी हम बात कर चुके हैं प्रोटीन में। ये तीनों चीज़ें जो हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये तीनों ही ऊर्जा प्राप्ति के सबसे अच्छे स्रोत हैं, पर इनका अलग अलग काम है। उसी तरह जैसे कार्बोज को मुख्य तौर पर प्रोटीन ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन को मुख्य तौर पर निर्माण कार्य के लिए, वसा भी ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, साधन है। इससे भी ज़्यादा ये है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वहीं पर चर्बी से हमें 1 ग्राम से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उससे ज़्यादा है, कार्बो से ज़्यादा ऊर्जा हमें यहाँ से मिलती है। मक्खन, घी, तेल, ये चिकनाई वाले पदार्थ जो दिखाई देते हैं उनमें वसा होती है। जितने भी तले पदार्थ हम खाते हैं वो सभी चिकनाई युक्त होते हैं। वसा एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। ये कार्बन से बना है। कार्बन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तीनों रसायनों के संयोग से, ठीक है, उनके मिलने से बनता है। वसा का निर्माण एक ग्लिसरॉल पदार्थ तथा एक वसीय अम्ल के संयोजन से, संयोजन मतलब मिलान से होता है। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड, उनसे होता है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। इनको साइंस की टर्म में आप कई बार, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो, पर ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हैं चीज़ें। आगे है खाद्य स्रोत क्या है इसके, फूड सोर्सेज क्या है। फूड सोर्सेज जैसे पहले बात कर चुके हैं, जानवरों से मिलती है और वनस्पति से भी मिलती है। जानवरों से क्या आ जाता है? दूध, दूध के उत्पाद, मांस, मछली, अंडे का पीला भाग। वनस्पति अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, बिनौला किसे कहते हैं, जैसे पंजाबी में बड़ेवे कहते हैं, बड़ेवे आदि के तेलों तथा विभिन्न प्रकार के बीजों तथा सूखे मेवों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अनाजों में भी कुछ मात्रा में वसा पाई जाती है। सोयाबीन भी अच्छी मात्रा में वसा पाई जाती है। वसा शरीर के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती है। ऊर्जा के स्रोत हो गए। पहले तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का संग्रह है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, जो वसा से ऊर्जा मिलती है उसे ये संग्रहित करके, मतलब स्टोर करके रखती है। जो हमारी चर्बी होती है, देखो फैटी लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उसका मतलब क्या, उनमें चर्बी जमा हो जाती है। तो चर्बी मुख्य तौर पर क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो चर्बी होती है उसमें ऊर्जा को स्टोर करके रखा जाता है कि शरीर को जब भी इसकी ज़रूरत हो इसे प्राप्त कर सके। और क्या है काम? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना। त्वचा के नीचे वसा की एक सामान्य परत रहती है जिसके कारण शरीर का तापक्रम बाहरी वातावरण को प्रभाव से नियंत्रित बना रहता है। पहाड़ों में यॉक का पता है ना, यॉक, पहाड़ों में यॉक रहते हैं। क्यों रह पाते हैं? उनके पास कौन से कंबल या मोटे कोट होते हैं? क्योंकि उनकी चमड़ी जो है वो ऐसी होती है कि उनके ऊपर बाहरी वातावरण का प्रभाव कम पड़ता है। उसी तरह हमारी चमड़ी भी जो है वो हमारे शरीर को, हमारे आंतरिक अंगों को, अंदरूनी अंगों को बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाती है। हमारी चमड़ी हमें गर्मी सर्दी से बचाती है।
अगला है वसा में घुलनशील विटामिन। जो चर्बी होती है हमारे शरीर में उसमें विटामिन ए, डी, ई जैसे विटामिनों को सोखने की शक्ति होती है। तो ये विटामिन क्या करते हैं, ये विटामिन घुलनशील होते हैं चर्बी में। आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करना, शरीर के लिए आवश्यक कुछ वसीय अम्ल क्या होते हैं, एसिड। कुछ ऐसे एसिड हैं, फैट एसिड हैं, जो हमारे शरीर के द्वारा अपने आप नहीं बनाए जा सकते, तो उनको बाहर से लेना पड़ता है। तो वो बाहर से किस रूप में आते हैं, फैट के रूप में आते हैं, वसा के रूप में आते हैं। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, जैसे जल उसी तरह चमड़ी अगर ना हो तो हमारा हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे अंग टिके नहीं रह सकते। तो इन अंगों को बचाने के लिए, जैसे हमारे गुर्दे हैं, हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हैं, इनको बचाने के लिए इनके ऊपर चमड़ी की परत रहती है। कोई कट लग भी जाए तो नीचे जाने तक, जहाँ पर हमारे अंदरूनी अंग है वहाँ तक जाने के लिए नीचे चमड़ी की परत रहती है। ये बाहरी आघातों से, बाहरी आघात का मतलब जख्मों से रक्षा करती है। वृक्क लिखा हुआ है, वृक्क क्या होता है, वृक्क गुर्दे, किडनी। अधिक अवधि तक संतुष्टि प्रदान करना, आज तो मैंने ज़्यादा खा लिया। जिस दिन कोई बंदा मांस मछली ज़्यादा लेते हैं तो उस दिन हमारा पेट भरा भरा रहता है। पकौड़े ज़्यादा खा लिए तो उस दिन हमारा पेट ज़्यादा भरा भरा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये जो चर्बी है उसका पाचन लंबे समय में होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम लगने से क्या होता है, हमें भूख कम महसूस होती है, ठीक है। अगला, प्रोटीन की बचत करना। शरीर में प्रोटीन, वही बात जो कार्बोज के साथ है। अगर कार्बोज शरीर में है तो प्रोटीन को ऊर्जा के काम में लगने की ज़रूरत नहीं। उसी तरह अगर शरीर में कार्बोज कम है तो प्रोटीन ऊर्जा में लगेगा, परंतु वहाँ पर फिर चर्बी आ जाती है, वसा आ जाती है कि नहीं, अगर मैं शरीर में मौजूद हूँ तो प्रोटीन को अपना काम करना चाहिए, उसकी जगह पर, कार्बोज की जगह पर फिर चर्बी से ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन को स्वादिष्ट बनाना, ठीक है। जो वसा है, चर्बी है, इसकी गंध, इसका स्वाद जो है वो हमारे भोजन को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता है। तले हुए पदार्थ, भुने हुए पदार्थ इसीलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आमाशयक व आंत्रमार्ग को चिकना बनाने रखने के लिए, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, आमाशयक क्या होता है, पेट। आंत्रमार्ग मतलब जो हमारी आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, उनकी जो अंदरूनी परत है उसके लिए। वसा आमाशयक व आंत्रमार्ग की मांसपेशियों को चिकना बनाए रखने में सहायता करता है। वसा का पाचन, अब देखो वसा का पाचन कैसे और कहाँ पर होता है। प्रोटीन और चर्बी का पाचन छोटी आंत में होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसे आप, अगर आपको साइंस की भाषा ना भी आए तो इसे मुंह से लेकर छोटी आंत तक भोजन को घुमा देना है कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, तो इसे आप उस तरह भी बना सकते हैं। पाचन की क्रिया के दौरान वसा अम्लों में टूट जाती है, फैट एसिड में टूट जाती है। वसा के पाचन में जो 2 एंजाइम सहायक होते हैं उनमें से एक आमाशय रस में उपस्थित होता है, गैस्ट्रिक जूस में, और दूसरा छोटी आंत में। देखो छोटी आंत में पैदा नहीं होता वो रस, दूसरा वो कहाँ से मिलता है, अग्नाशय से। अग्नाशय क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से वो रस उत्पन्न होता है और छोटी आंत में पहुंचता है। एंजाइम मुख्य तौर पर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की क्रिया के लिए वसा का जल में मिलना आवश्यक है, ठीक है। देखिए अब कितना सिस्टम बना हुआ है हमारे अंदर कि जो चर्बी है जब तक वो जल में घुल ना जाए,
अगर जल में घुलेगी तभी वो खून में शामिल हो सकती है कोई चीज़। तो जल में घोलने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। ये देखिए कैसे होता है सारा सिस्टम। एंजाइम की क्रिया के लिए वसा का जल में मिलना आवश्यक है, परंतु वसा जल में अघुलनशील है। अतः इस क्रिया में, इस कार्य में यकृत लीवर से निकलने वाला पित्तरस सहायता करता है। पित्तरस क्या करता है? अब देखो, पानी में चर्बी सीधे घुलनशील नहीं है, तो पानी में उसे घोलने के लिए लीवर से एक रस निकलता है जो जाकर चर्बी को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ देता है। ठीक है। अब जो ये छोटी इकाइयां होती हैं वो जल में घुलनशील हो जाती हैं। इस प्रकार एंजाइम वसा पर आसानी से क्रिया कर सकते हैं। अब जब वो जल में घुलनशील हो गई तब एंजाइम उन पर क्रिया कर सकते हैं। लेकिन अमाशय में पित्तरस नहीं होता, इसलिए अमाशय में मौजूद लाइपेस एंजाइम वसा पर महत्वपूर्ण क्रिया नहीं करता। वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है, जहां पर पित्तरस की सहायता से अग्नाशय वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है, जहां पर पित्तरस की सहायता से अग्नाशय एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल में बांट देता है। तो ये चीज़ आप ऊपर पढ़ चुके हो कि छोटी आंत में पित्तरस वहाँ पर पैदा नहीं होता। पित्तरस कहाँ से निकलता है? अब पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से पित्तरस निकलकर छोटी आंत में आता है। वहाँ पर वो चर्बी को ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल में तोड़ देता है। छोटी आंत में मौजूद ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल छोटी आंत की कोशिकाओं में चले जाते हैं। इस रूप में वसा अम्ल छोटी आंत की कोशिकाओं को दीवार पार नहीं कर सकते। देखो ये चीज़ समझो, छोटी आंत में सोखा जाता है। सोखने के बाद छोटी आंत एक पाइप की तरह समझो, इसे पाइप है, उसमें छोटी आंत में वो पोषक तत्व तो निकल आए, पर अब उस दीवार के बाहर ब्लड है, खून है, उसमें उन्होंने शामिल होना है, तो वहाँ पर कैसे जाते हैं? इस रूप में वसा अम्ल छोटी आंत की कोशिकाओं को दीवार को पार नहीं कर सकते, जहाँ पित्तरस में उपस्थित लवण वसा अम्ल के अवशोषण में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यहाँ पर पित्त लवण होते हैं, पित्त साल्ट, ठीक है, बाइल साल्ट्स वसा अम्लों को छोटी छोटी इकाइयों में बदल देते हैं जो आसानी से जल में मिल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये इकाइयाँ आसानी से छोटी आंत की कोशिकाओं को दीवारों द्वारा सोख ली जाती हैं। फिर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल छोटी आंत की कोशिकाओं से रक्त में मिल जाते हैं। आप इतना भी लिख सकते हो, आगे वाला पैरा अगर ज़्यादा समझ आ रही है आपको तो वो भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी चल जाएगा। इसको आप अब आसान भाषा में थोड़े और शब्द जोड़कर लिख सकते हो कि हाँ, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंत से जो है वो भोजन उनकी कोशिकाओं में, चर्बी कोशिकाओं में, कोशिकाओं से फिर खून में शामिल होती है।